जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं, जिसमें कि कल हमने पहला पार्ट देखा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग जियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, यानी भूगर्भ विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन क्यों जो था आप जुड़िए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। बताइएगा कि पृथ्वी जो था पहले जो था वह किस रूप में था? लाल गोला के समान में था, यानी कि रेड हॉट के समान था। वह धीरे धीरे क्या हुआ, पहले सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने के क्रम में वह पेंजिया नामक गोला किस सागर में तैरता था? पेंथालासा सागर में तैरता था। जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो कौन कौन सा भाग बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में उत्तरी ध्रुव में जितना भी मतलब देश है उत्तरी साइड में भूमध्य रेखा के, और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी साइड वाला हो जाएगा। लेकिन वही अगर यदि भारत पूछा जाए तो यह किस क्षेत्र का भाग है? गोंडवाना का, क्योंकि यहाँ से ये टूट के ऊपर सरक गया है। बताइएगा, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटा तो इसके बीच में एक सागर आ गया। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हेलियस ने। बताइएगा, विश्व में कितने बड़े और कितने छोटे प्लेट अभी मौजूद है? 7 बड़े और 7 छोटे प्लेट, जो कि 7 बड़े प्लेट 7 महादेश को निरूपित करता है। बताइएगा कि पृथ्वी सतह से प्रत्येक कितने मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है? 32 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर बताइए पृथ्वी सतह से कितने मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है? 165 मीटर। पृथ्वी के ऊपर जाने पर घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है। दोनों यानी कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर बढ़ता है। उसके बाद फिर बताइएगा, यानी कि अब देखिए कि पृथ्वी को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, यानी आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, बताइएगा सियाल जो होता है उसमें कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? अम्लीय होता है। सियाल जो होता है ठोस होता है। ठीक है, उसके बाद सीमा जो होता है वह कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी कि इसमें प्लास्टिक के समान अर्ध तरल मैग्मा जमा होता है। मैग्मा पूछा जाए किस में होता है? सीमा में होता है, सीमा में। और उसके बाद फिर नीफे, यानी तरल वाला भाग कहाँ पाया जाता है? नीफे में पाया जाता है। अधिकतम घनत्व किसका होता है? नीफे का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्हीं को बांटा गया। जैसे कि पूछा जाएगा कि सियाल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम। और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे में लोहा और निकेल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर में देखेंगे। ठीक है, बताना है कि सबसे छोटा भाग क्रस्ट होता है, यानी कि इसका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम घनत्व कौन सा भाग का होता है? क्रस्ट का होता है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर किस भाग में पाए जाते हैं? क्रस्ट में पाए जाते हैं। बताइएगा, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मेंटल होता है, यानी बीच वाला भाग। और यहाँ पर क्या होता है? अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर मैग्मा जमा कहाँ होता है? मेंटल में होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गति मंडल के नाम से कौन से भाग को जाना जाता है? मेंटल को जाना जाता है, यानी कि यह तैरते रहता है। उसके बाद बताइएगा, भूकंप की गति सबसे कम किस क्षेत्र में होता है? मेंटल वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? कोर का होता है। ठीक है, उसके बाद धात्वीय या गुरुत्वीय मंडल के नाम से किसे जाना जाता है? कोर को जाना जाता है। इसमें तरल अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि लोहा सब तरल अवस्था में जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? कोर में पाया जाता है। बताइएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। बताइएगा कि पृथ्वी पर घनत्व के हिसाब से या पृथ्वी पर जो यानी कि ऊपरी भूपट्टी में जो पाया जाता है कौन कौन से तत्व या धातु पाए जाते हैं? उसको सीरियल वाइज बताइए तो। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, कैल्शियम और सोडियम। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आपका हो जाएगा, ओ सियाल फेंकना। ठीक है, यानी कि ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, सी से हो जाएगा सियाल, एल से हो जाएगा एल्युमिनियम, फे से हो जाएगा एफ लोहा, सी ए से हो जाएगा कैल्शियम, एन ए से हो जाएगा सोडियम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, अगर यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद जो कि यह क्या होता है? सुचालक या कुचालक?
कुचालक होता है। वही अगर यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के भू प्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन होता है, जो कि एक उपधातु है। अब वही पूछा जाए कि पृथ्वी के भू प्रपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, जो कि क्या होता है? चालक होता है। यानी कि इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि धातु में पूछेगा तो एल्युमिनियम मानना है, और अधातु में रहेगा तो सिलिकॉन, और ऑक्सीजन में रहेगा तो यानी कि अधातु में रहेगा तो ऑक्सीजन। वही ओवरऑल में पूछा जाए कि कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग भूकंप यानी कि अर्थक्वेक देख लेते हैं। बताइएगा कि यानी भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी। वही इसका मतलब अध्ययन किस ग्राफ पर किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। वही पूछा जाए कि किस स्केल से किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? मर्केली स्केल से नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि भूकंप पृथ्वी के अंदर जहां उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? केंद्र के नाम से जाना जाता है। अंदर पूछा गया केंद्र। वही भूकंप जहां पे आके पृथ्वी पर बाहर निकलता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी ईपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि भूकंप के कितने तरंग होते हैं? 3 तरंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पी तरंग, एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को प्राइमरी तरंग कहा जाता है, एस तरंग को सेकेंडरी, और एल तरंग को लव तरंग कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि सबसे तेज यानी 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और निम्न क्षति पहुंचाता है, जो कि अनुदैर्घ्य होता है। यह तीनों माध्यम में चलता है। यह कौन सा तरंग होता है? पी तरंग होता है, ठीक है। उसके बाद बताइए एस तरंग की गति कितना होता है? 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यह कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ होता है। बताइएगा कि तीनों माध्यम में यह चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि यह सिर्फ ठोस और गैस में चल सकता है, बल्कि द्रव में नहीं चल सकता है। कौन? एस तरंग। अब वही अगर यदि पूछा जाए कि एल तरंग की खोज किसने की थी? एच.डी. लव ने किया था, ठीक है। उसके बाद बताइए यह तरंग, यह कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। एल तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। इसकी चाल कितना होता है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षति कौन सी तरंग लाती है? एल तरंग लाती है, क्योंकि इसका चाल कम होता है, जिस कारण से यह सर्वाधिक क्षति ला देती है। और ज्यादा चाल वाला तो जल्दी से निकल जाता है कोई भी चीज, यानी कि क्षति नहीं होता है। बताइएगा कि भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं? यानी प्लेटों का अभिसरण यानी टकराना भूकंप का कारण है। प्लेटों का समायोजन यानी हलचल भूकंप का कारण है। उसके बाद प्लेटों का कगार यानी किनारा जब एक दूसरे से टकराता है तो वो भी भूकंप का कारण है। और नवीन पर्वत की तलहटी यानी कि नवीन पर्वत जैसे कि हिमालय, उसके नीचे वाला भाग जो होता है यानी कि उसमें क्या होता है? उसी के कारण भूकंप आता है। उसके बाद बताइएगा कि रिएक्टर स्केल में जो होता है अंक कहां से कहां तक दर्शाया गया? 0 से 9, ठीक है। बताइएगा कि कितना यानी कि कितना अंक आने के अंक से ऊपर का तरंग घातक माना जाता है? 7 से ऊपर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सुनामी देख लेते हैं। सुनामी कौन सा शब्द है? किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद बताइए सुनामी जो होता है यानी समुद्र में भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आयाम क्या होता है? अधिक होता है। यह तट पर क्या होता है? घातक रूप लेता है, ठीक है। बताइएगा कि सुनामी चेतावनी प्रणाली भारत में कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्वालामुखी देख लेते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के मेंटल का मैग्मा ज्वालामुखी छिद्र से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जब यही छिद्र बड़ा होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? क्रेटर या कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बताए मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? लावा। वही अगर यदि लावा जल में जाकर गिरता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? टप। उसके बाद फिर जब लावा छोटा होकर चनों के समान हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? स्कोरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी से कौन कौन से गैस निकलते हैं? SO2, CO2 और जलवाष्प निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे जागृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, बताइएगा कि जिसमें हमेशा उद्गार आता है वह कौन सा होता है? सक्रिय। जिसमें कभी कभी उद्गार होता है तो सुसुप्त या प्रसुप्त, उसे दोनों एक ही नाम हुआ। उसके बाद फिर जिसमें उद्गार कभी नहीं होता है तो वह कौन सा होता है? मृत ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कोटोपेक्सी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, पहले हम लोग देख लेते हैं। कोटोपेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ स्थित है? इटली में। और अस्पर और किलायू कहाँ स्थित है? यूएसए में। सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तांजानिया। माउंट एरब्रूस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में माउंट एब्रूस। ठीक है, ये कौन सा ज्वालामुखी था? सक्रिय ज्वालामुखी। अब बताइएगा कि यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी देखते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में। सिनका और क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, जैसे कि अभी क्राकाटोवा में इधर हाल ही में क्या हुआ था, यानी कि विस्फोट हुआ था। उसके बाद बताइएगा कि भारत का जो एक ज्वालामुखी है नारकोंडम, वह कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद बताइए पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्यांमार। देवबंद और कोहे सुल्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोना लोआ हवाई द्वीप पर यूएसए में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि अग्नि वलय जो यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से जिसे जाना जाता है वो किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। हजार धुआरों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? अलास्का को जाना जाता है। ठीक है, जो कि हजार धुआरों की घाटी कहा जाए या हजार धुआरों का देश किसे कहा जाता है? अलास्का, जो कि यूएसए के पास है। उसके बाद बताइए सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। लेकिन वही देश पूछा जाए तो सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ होता है विस्फोट? इंडोनेशिया में होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। ठीक है, बताइएगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ठीक है, यूएसए में। उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग चट्टान देख लेते हैं। चट्टान बताइएगा कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिथोलॉजी क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन। चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा होता है? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक है, बताइएगा कि यानी रावादार के रूप में कौन सा चट्टान होता है? आग्नेय चट्टान। प्रारंभिक चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? आग्नेय चट्टान। क्या इसमें धातु की मात्रा होती है? होती है। आग्नेय चट्टान में धातु की मात्रा होती है। जीवाश्म की मात्रा आग्नेय चट्टान में होती है? नहीं होती है। ठीक है, बताइएगा कि रासायनिक अपक्षय आग्नेय चट्टान में होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। वही पूछा जाए भौतिक अपक्षय क्या आग्नेय चट्टान में होता है? होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के मैग्मा से होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा से होता है। बताइए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा चट्टान पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, जो कि संपूर्ण चट्टान का कितना % होता है? 95% होता है। आग्नेय चट्टान का एक दो उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, ये सभी क्या है? आग्नेय चट्टान। बताइएगा कि बेसाल्ट के अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखना है हम लोग को अब अवसादी चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान से बना होता है। कौन? अवसादी चट्टान। बताइएगा कि द्वितीय चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? अवसादी चट्टान को। यानी कि तलहटी परतदार जीवाश्म ईंधन किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? बलुआ पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, क्ले, डोलोमाइट, कोयला, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टान। पूछेगा कि इसमें रासायनिक अपक्षय होता है? होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अवसादी चट्टान हो गया। कोयला आ गया, तो कोयला के बता दीजिए कोयला के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है।
तो बताइएगा कि कौन कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? एंथ्रासाइट। उसके बाद घरेलू कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस। और भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट। और घटिया कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? पीट कोयला को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको कि विश्व का सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला किस देश में स्थित है? अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कि कार्बन की मात्रा इसमें क्या होता है? एंथ्रासाइट में 95% होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक होता है। अब हम लोग रूपांतरित चट्टान या जिसे अन्य नाम से कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान तथा अपसादी चट्टान किसमें बदल जाता है? रूपांतरित चट्टान में। जैसे कि इसका एक दो उदाहरण क्या है? नीस, संगमरमर, हीरा, स्लेट कैसा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, बताइएगा कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये भी एक रूपांतरित ही रूप है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे चट्टान के बारे में। इसको बहुत जल्दी से यानी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बताइएगा कि आग्नेय चट्टान, अपसादी और रूपांतरित, इसका सब चीज देख लेते हैं। जैसे कि रवेदार के रूप में कौन सा रहता है? आग्नेय चट्टान। उसके बाद लावा निर्मित चट्टान कौन सा है? आग्नेय चट्टान। धातु की अधिकता किसमें पाई जाती है? आग्नेय चट्टान। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा चट्टान पाया जाता है? आग्नेय चट्टान। प्राथमिक चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? आग्नेय चट्टान। यानी कि ग्रेनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। भौतिक अपक्षय लेकिन रासायनिक अपक्षय किसमें नहीं होता है? आग्नेय चट्टान में। अब अपसादी चट्टान देख लेते हैं। परतदार चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? अपसादी। जीवाश्म ईंधन किसमें पाया जाता है? अपसादी में। कोयला कौन सी है? अपसादी चट्टान का ही उदाहरण है तलछटी। उसके बाद फिर द्वितीयक चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? अपसादी चट्टान। इसमें भौतिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय भी होता है। यानी कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट, चिकनी मिट्टी, ये किसका रूप कौन सा है? नहीं, रूपांतरित नहीं, अपसादी चट्टान है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान। यानी कि ताप या दाब से निर्मित सबसे कठोर चट्टान कौन सा होता है? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान ही सबसे कठोर होता है। जैसे कि इसमें कौन आ जाता है? नीस, मार्बल, संगमरमर, हीरा कौन सा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। उसके बाद हम लोग वायुमंडल देख लेते हैं। वायुमंडल में है कि वायुमंडल परतों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें कि एक होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ताप मंडल को 2 भागों में बांटा गया, आयन मंडल और बहिर्मंडल में। ठीक है, लेकिन ऐसे मुख्य में 5 ही रखा जाता है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि यानी कि वायुमंडलीय घटना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। सबसे ज्यादा घनत्व कौन से मंडल का होता है? क्षोभ मंडल का। ग्रीन हाउस गैस किस में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। बताइएगा कि यानी कि समान तापमान कौन से मंडल का होता है? समताप मंडल का होता है। मौसमी घटनाएं क्या समताप मंडल में होती है? नहीं होती है। हवाई जहाज किस में उड़ता है? समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद फिर समताप मंडल के ही ऊपर में पाया जाता है कौन सा मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल के निचला भाग और समताप मंडल के ऊपर वाला भाग को क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि पराबैंगनी किरण को कौन रोक देता है? ओजोन मंडल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि रेडियो तरंग किस मंडल में संचरित होता है? आयन मंडल में। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा जाए कि सैटेलाइट को किस मंडल में छोड़ा जाता है? वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यानी कि वायुमंडल का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ये यानी कि क्षोभ मंडल में यह घटना घटती है। यानी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दिन की अवधि 2 से 4 मिनट तक क्या होता है? 2 मिनट यानी सुबह, 2 मिनट शाम को बढ़ जाती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में। परिवर्तन मंडल के नाम से पूछा जाए तो कौन होता है? क्षोभ मंडल। संवहन मंडल के नाम से पूछा जाए तो क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई जाने पर क्षोभ मंडल में कितना डिग्री तापमान में कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हेलीकॉप्टर किस में उड़ता है? हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में और वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, यानी कि जेट पवन के लिए आदर्श कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल को किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसमें तापमान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, यानी कि इसी के ऊपर वाला साइड में ओजोन लेयर पाया जाता है।
ठीक है। ओजोन की सांद्रता कितने से कितने किलोमीटर के में होता है, यानी 30 से 40 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई में ओजोन की सांद्रता होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि ओजोन पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। बताइएगा कि सर्वप्रथम ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि मध्यमंडल, मध्यमंडल को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, मीजोस्फीयर, यानी सबसे ठंडा मंडल पूछा जाए तो कौन सा होता है, मध्यमंडल होता है। यानी कि उसके बाद जैसे कि देखिए सबसे ज्यादा तापमान नीचे वाला होता है क्षोभ मंडल में, उसके बाद समताप मध्य मंडल में जाके मतलब बराबर, यानी समताप में बराबर, मध्य में सबसे कम, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आयन मंडल, आयन मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है आयनोस्फीयर, ठीक है। यानी कॉस्मिक किरण मेसोन रेडियो वेव किस मंडल में चलता है, आयन मंडल में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि रंगीन प्रकाश को, यानी आयन मंडल में जो रंगीन प्रकाश चलता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ऑरोरा के नाम से जाना जाता है। वही अगर यदि उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है तो उसे ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव के ओर आता है ये रंगीन प्रकाश तो क्या कहलाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बहिर्मंडल, यानी जिसे इंग्लिश में एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सबसे गर्म मंडल पूछा जाए तो कौन सा होगा, बहिर्मंडल होता है, यानी संचार उपग्रह को कहाँ छोड़ा जाता है, बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी से दूरी के अनुसार बताना है कि यानी आयन मंडल की दूरी पृथ्वी से कितना होता है, 640 किलोमीटर की ऊंचाई। मध्य मंडल कितना होता है, 80 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है, 14 किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितना प्रतिशत मात्रा होती है, 20.74, यानी कि लगभग 21%। उसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 78%, ठीक है। ऑर्गन की मात्रा 0.93%, यानी 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में पूछा जाए 0.03%। उसके बाद फिर अब हम लोग सूर्य ताप देख लेते हैं। सूर्य ताप यानी सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या कहा जाता है, सूर्य ताप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि पृथ्वी को कुल सूर्य ताप का कितना प्रतिशत मिलता है, 51%, जिसमें से कि इसे किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी का उष्मीय बजट के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी का सिर्फ, यानी सूर्य का सिर्फ 51% ही क्यों मिला, जिसमें कि क्या करता है कि बादल जो होता है 14% वो रख लेता है। उसके बाद फिर कुछ परावर्तित हो जाता है, जैसे बादल 27% परावर्तित बादल रख लेता है, कितना 14%, अब परावर्तित कितना कर देता है 27%। और उसके बाद फिर वायुमंडल जो है पृथ्वी का वो भी कितना 6% परावर्तित कर देता है। धूल कण जो है वो कितना परावर्तित कर देता है 2%, यानी वो सोख लेता है। तो इस प्रकार से यानी टोटल 35% उधर और 14% ये मतलब बादल, तो टोटल 49% खत्म हो जाता है ऊपर ही, आता कितना है 51% है। बताइएगा कि सूर्य के विकिरण यानी लघु तरंग के रूप में आता है। सूर्य का विकिरण किस रूप में आता है, लघु तरंग, बल्कि जब यह वापस जाने लगता है तब यह क्या हो जाता है, दीर्घ तरंग हो जाता है। यानी कि बादल जो है लघु तरंग को आने देता है लेकिन दीर्घ तरंग को जाने नहीं देता है। इसी कारण क्या होता है, बादल भरी रात को क्या होता है, अत्यधिक गर्मी होती है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा पृथ्वी दीर्घ तरंग का यानी पृथ्वी पूछा जाए किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। यही दीर्घ तरंग के संवहन विधि के द्वारा होता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल के परतों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया बैरो, यानी कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर को कहाँ लगाया जाता है, समुद्र तल पर लगाया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर में कौन सा धातु भरा रहता है, पारा भरा रहता है, ठीक है। बताइएगा कि यानी कि बैरोमीटर का पारा अगर यदि अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या संकेत होता है, आंधी तूफान। वही अगर यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश। और अगर यदि पूछा जाए कि धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है तो मौसम साफ होता है, ठीक है। बताइएगा कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1013.23 MB। यह उसी को 76.6 सेंटीमीटर पारा के बराबर माना जाता है। कौन, वायुमंडलीय दाब। बताइएगा कि ऊंचाई पर दाब क्या होता है,
घटता है, जिसके कारण पर्वतों पर खाना क्या होता है, देर से पकता है। नोक से खून निकलता है, क्यों? वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण नोक से खून निकलने लगता है। कलम से स्याही निकलने लगता है, वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। उसके बाद हम लोग वायुमंडलीय दाब पेटियां अब देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पेटी को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बताइएगा कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ को किस नाम से जाना जाता है? अश्व अक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी 7 भागों में जो बांटा गया है, यह होता है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ तक, ये होता है विषुवतीय निम्न। और उसके बाद फिर 23.5 से 35 उत्तरी, और वही 23.5 से 35.5 दक्षिणी, ये होता है उपोष्ण उच्च। वही अगर यदि 45 से 62.5 उत्तरी ध्रुव, और वही 45 से 62.5 दक्षिणी ध्रुव, इसे किस नाम से जाना जाता है? उप ध्रुवीय निम्न। वही अगर यदि 90 डिग्री देख लेते हैं, यानी 62.5 से 90 डिग्री दोनों साइड ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसे क्या कहा जाता है? ध्रुवीय उच्च कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बताइएगा कि यानी कि अब हम लोग पवन देखेंगे। पवन यानी कि बताइएगा कि गतिशील वायु को किस नाम से जाना जाता है? पवन के नाम से जाना जाता है। पवन कितने प्रकार से इसे बांटा गया है? 3 प्रकार से। कौन कौन होता है? समंगी, मौसमी और स्थलीय। समंगी को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और पूर्वा पवन। ठीक है, और मौसमी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? मानसून और समीर। ठीक है, स्थानीय पवन को कितने भागों में बांटा गया? स्थलीय पवन को 2 भागों में। कौन कौन होता है? गर्म और ठंडा। ठीक है, उसके बाद अब देखना है कि मंद गति से चलने वाले वायु को किस नाम से जाना जाता है? समीर। सागर से स्थल की ओर चलने वाले वायु कौन होते हैं? सागरीय समीर। यह कब चलता है? दिन या रात में? दिन में चलता है। सागरीय समीर दिन में चलता है। वही स्थल से सागर की ओर चलने वाले समीर को क्या कहा जाता है? स्थलीय समीर। यह कब चलता है? रात में चलता है। अब पर्वत से घाटी की ओर चलने वाले समीर को पर्वतीय समीर। यह कब चलता है? रात में चलता है। घाटी से पर्वत की ओर चलने वाले समीर को घाटिया समीर। यह कब चलता है? दिन में चलता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि स्थानीय पवन या किसी विशेष स्थान पर जो चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय पवन। यानी कि गर्म स्थानीय पवन कुछ नाम है, जैसे कि बताइएगा कि उत्तरी भारत में गर्म स्थानीय पवन को किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी। और पंजाब में धूल भरी आंधी के नाम से पंजाब में जाना जाता है। बताइएगा कि चेरी ब्लॉसम के नाम से कहाँ जाना जाता है? कर्नाटक में। उसके बाद फिर आम्र वर्षा के नाम से कहाँ जाना जाता है? केरल या कर्नाटक भी रहता है, तो यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद फिर चिनूक के नाम से कहाँ जाना जाता है? यूएसए में। उसके बाद फॉन के नाम से स्विट्जरलैंड। हरमट्टन के नाम से गिनी। यानी डॉक्टर पवन के नाम से पूछा जाए तो किसे जाना जाता है? हरमट्टन को जाना जाता है। सिरोको कहाँ चलता है? इटली में। यानी कि एसिड रेन यही कराता है इटली में, सिरोको पवन। उसके बाद श्यामल कहाँ चलता है? इराक में। सीमुक अरब में। और उसके बाद फिर यानी ब्रिक फील्ड ये ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी गर्म पवन है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा नॉर्वेस्टर कहाँ चलता है? न्यूजीलैंड में। वही अगर यदि पूछा जाए ठंडी स्थानीय पवन जिसे उत्तरी भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतलहर के नाम से जाना जाता है। और ब्लिजार्ड के नाम से कहाँ जाना जाता है? रूस में। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में ब्लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चक्रवात देख लेते हैं। यानी कि बताइएगा कि चक्रवात के केंद्र में यानी निम्न दाब कहाँ होता है? केंद्र में निम्न दाब होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि चक्रवात में हवा बाहर से अंदर की ओर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर शीतोष्ण चक्रवात अधिक घातक होता है। चक्रवात का आकार कौन कौन से आकार का होता है? वी आकार का और अंडा आकार का, यानी ओ आकार का। वही हो गया, यानी थोड़ा सा फैला हुआ रहता है तो अंडा, इसको नाम दे दिया गया। उसके बाद बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। वही दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए चक्रवात को किसके द्वारा मापा जाता है? टी स्केल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए यूएसए का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है? टॉर्नेडो। और वही बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आता है? साइक्लोन। उसके बाद फिर बांग्लादेश में
नीलम। नीलम। उसके बाद टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? चीन में। चीन सागर में। चीन सागर में टाइफून। बिली ऑस्ट्रेलिया यानी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया वाला भाग में। उसके बाद पूछा जाए हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? कैरेबियाई सागर में हरिकेन चक्रवात। उसके बाद प्रति चक्रवात देख लेते हैं, यानी कि प्रति चक्रवात यानी केंद्र में उसका दाब क्या होता है? अधिक होता है, यानी उच्च दाब होता है केंद्र में। यानी कि पूछा जाए कि क्या प्रति चक्रवात खतरनाक होता है? तो यह खतरनाक नहीं होता है। बताइएगा कि प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में इसका दिशा क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी देख लेते हैं। वायु में नमी को किस नाम से जाना जाता है? आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वही आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। उसमें ग्रो आ जाएगा, इसमें नहीं, उसमें ड्रॉ आ जाएगा, इसमें ग्रो है, यानी आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि वैसी वायु जिसमें 100% आर्द्रता होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? संतृप्त वायु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद वह ताप जिस पर वायु संतृप्त हो जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? औशांक के नाम से जाना जाता है। जब औशांक हिमांक यानी 0 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है? पाला या हिमपात होने लगता है। ठीक है। बताइएगा कि जब औशांक हिमांक से अधिक होता है तो क्या बनता है? कुहासा या कोहरा या बादल बनता है। बताइएगा कि कुहासा अधिक खतरनाक होता है। कुहासा क्या होता है? अत्यधिक खतरनाक होता है। जल यानी कि जल वाष्प का जल में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। यानी जब संघनन धरातल के समीप होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ओस के नाम से। और वही जब संघनन यानी कि ऊंचाई पर होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? बादल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बताइएगा कि बादल धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? 6 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद वर्षा स्तरीय बादल में क्या होता है? धीमी धीमी वर्षा होता है, यानी धीमा धीमा वर्षा किस बादल में होता है? वर्षा स्तरीय बादल में होता है। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा किस बादल में होता है? सफेद बादल, यानी कपासी मेघ में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा यानी कि वर्षा की बूंद को किस नाम से जाना जाता है? प्रीसिपिटेंस के नाम से जाना जाता है। वर्षा की बूंद को प्रीसिपिटेंस के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है भारत में? मौसिनराम मेघालय में होता है, जो कि कितना होता है? 1200 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है भारत में? लेह में होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा वर्षा की बूंद गोल किसके कारण होता है? पृष्ठतल के कारण। वर्षा की गति को किस में मापा जाता है? रैम गेज से मापा जाता है। अब हम लोग ज्वार भाटा देख लेते हैं। बताइएगा कि समुद्र जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और नीचे यानी वापस लौटना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा ज्वार भाटा आने के कारण क्या क्या होते हैं? अगर यदि मुख्य रूप से कारण पूछा जाए तो क्या होगा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और अन्य भी कारण है, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, ये सभी ज्वार भाटा के कारण है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ये ज्वार भाटा का कारण। लेकिन इसी में मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है ज्वार भाटा का मुख्य कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि 24 घंटों में कितने बार बृहद ज्वार आते हैं? 2 बार। ठीक है। उसके बाद बृहद ज्वार के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का यानी कितना डिग्री एंगल पे होता है? 180 डिग्री यानी एक सीध में होता है। वही अगर यदि लघु ज्वार के समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा कितना डिग्री एंगल पे होता है? 90 डिग्री पर होता है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि यानी कि हम लोग यहाँ तक देख लिया कि बताइएगा कि बृहद ज्वार कब आता है? पूर्णिमा या अमावस्या के दिन में आता है। ठीक है। उसके बाद ज्वार भाटा से लाभ क्या होता है? मत्स्य पालन में लाभ होता है। बिजली का उत्पादन हम लोग उससे कर सकते हैं। जहाजों को आने जाने में सुविधा होता है। किससे? ज्वार भाटा से। उसके बाद जल मंडल अब हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा यानी कि जल मंडल इसमें है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 71% पाया जाता है। यानी एक समुद्री मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक फैदम बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। बताइएगा कि सर्वाधिक मग्न तट किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है। उसके बाद छिपा हुआ महासागर के नाम से किसे जाना जाता है?
आर्कटिक महासागर या सफेद महासागर के नाम से आर्कटिक महासागर को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 महासागरों को छूने वाला महासागर कौन सा है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि अर्ध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? हिंद महासागर को। ठीक है, बताइएगा कि सार्गेसो सागर जो कि बिना तट रेखा वाला सागर है, यह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जलप्रपात देख लेते हैं। जलप्रपात बताइएगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, यानी कि वेनेजुएला में स्थित है ना। एंजिल जल वेनेजुएला में स्थित है, इसका ऊंचाई 979। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए और कनाडा के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? यानी जाम्बेजी नदी पर है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग झील देख लेते हैं। सबसे गहरा झील पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? बैकाल झील, जो कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। बताइएगा कि यानी कि 5 फ्लावर झील कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे खारा झील कौन सा होता है? वॉन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। सबसे गहरा या बिना जीव का सर्वाधिक घनत्व वाला झील कौन सा है? मृत सागर। मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल और ओमान के बीच में, इजराइल के पास है। उसके बाद पूछा जाए कि सब अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विक्टोरिया झील। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊंचा झील पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? बोल्विया और पेरू के बीच, बोल्विया और पेरू के सीमा पे है। कौन सा झील? टीटीकाका झील। बताइएगा ग्रेट सॉल्ट लेक झील कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी विनिपेग और बियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यानी कि यूएसए मिशिगन झील कहाँ स्थित है? यूएसए। बताइएगा कि यूएसए में जो है 5 झील है, वह कौन कौन सा है? होम्स, यानी कि इसका एक ट्रिक होम्स हो जाता है, एच से हो जाता है यूरोन हो जाता है, और ओ से हो जाता है ओंटारियो, और एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर हो जाता है। पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे मीठा पानी का झील कौन सा होता है? सुपीरियर झील होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि नहर यानी कि नहर में बताइएगा कि पनामा नहर कौन कौन से महासागर को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, बताइएगा कि पनामा यानी लॉक सिस्टम से चलने वाला नहर कौन सा होता है? पनामा नहर। यानी लॉक सिस्टम हो गया कि जैसे कि जहाज आया उसके बाद फिर फाटक लग जाता है, इसका पानी जो है मतलब अगला में दे दिया जाता है, अगला में फिर यह चला जाता है, फिर इसी तरह लॉक यानी सिस्टम करके आगे बढ़ता है। तो उसका कौन सा है? पनामा नहर है। पूछा जाएगा कि सबसे व्यस्त नहर कौन सा होता है? कील नहर कौन कौन से सागर को जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि मानव निर्मित व्यस्त नहर कौन सा है? स्वेज नहर। मानव निर्मित व्यस्त नहर स्वेज नहर। यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। पूछा जाएगा कि यानी स्वेज नहर के उत्तरी साइड भाग को किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए क्रा नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। उसके बाद बताइएगा कि 2 स्थलों को जोड़ने वाले यानी जगह को किस नाम से जाना जाता है? जल संधि के नाम से जाना जाता है, यानी स्थल संधि। 2 स्थलों को जोड़ने वाला स्थल संधि। 2 सागर को जोड़ने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जल संधि। बताइएगा कि यानी कि पाक जल संधि किन किन को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। बताइएगा मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि। उसके बाद यानी कुक जल संधि कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। उसके बाद पूछा जाए कि सुसीम जल संधि कहाँ स्थित है? जापान और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है सुसीम जल संधि। उसके बाद पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि यूएई और ईरान को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हार्मुज जल संधि। वही पूछा जाए कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब उल मंदेब जल संधि। उसके बाद आंसुओं के द्वार के नाम से पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? बाब उल मंदेब। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद पूछा जाएगा भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से किसे जाना जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। बताइएगा कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी होती है? कौन सी है? डोबर जल संधि। डोबर जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि। बताइएगा कि उत्तरी यानी यूरोप
यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कौन जोड़ता है? ग्रीनलैंड जोड़ता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर इसका एक अगला पार्ट आएगा, ठीक है, ताकि कल पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।